रोहिंग्या, भूटान की संसद के माननीय सदस्यगण, कोटिजों को ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मुझे बहुत छोटी उम्र वाले भारत के मित्र देश की संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने का सौभाग्य मिला है। मैं सबसे पहले नेपाल की भूटान की उस महान परंपरा को अभिनंदन करता हूं, जिस राज परिवार ने भूटान में उच्च मूल्यों की स्थापना की, भूटान के सामान्य से सामान्य नागरिक की सुखाकारी, यहां की सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण रखना और विकास भी करना, लेकिन साथ साथ पर्यावरण की रक्षा के संबंध में पूरी जागरूकता रखना। और ये परंपरा एक या दो पीढ़ी की नहीं है, राज परिवार की कई पीढ़ियों ने बड़ी सजगता के साथ इसे निभाया है, आगे बढ़ाया है। और इसलिए उस महान परंपरा के धनी राज परिवार को मैं भारत की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। विश्व का जो आज मानस है, और खास करके पिछली एक शताब्दी में सत्ता का विस्तार, राजनीति का केंद्रीकरण, करीब करीब पिछली पूरी शताब्दी इसी प्रकार की गतिविधियों से भरी पड़ी है। लेकिन भूटान अपवाद सिद्ध हुआ है। भूटान में विश्व में एक तरफ सत्ता के विस्तार था और सत्ता के केंद्रीकरण का माहौल था, भूटान ने लोकतंत्र की मजबूत नींव डालने का प्रयास किया। विश्व के कई भूभागों में सत्ता हथियाने के निरंतर प्रयास चलते रहते हैं। विस्तारवाद की मानसिकता से ग्रस्त राजनीति चलती है। तब भूटान ने बहुत ही उत्तम तरीके से लोक शिक्षा के माध्यम से जनमन को धीरे धीरे तैयार करते हुए, संवैधानिक व्यवस्थाओं को विकसित करते हुए यहां लोकतांत्रिक परंपराओं को प्रस्थापित किया। 7 वर्ष लोकतंत्र के लिए कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं, लेकिन 7 वर्ष के भीतर भीतर भूटान में संवैधानिक मर्यादाएं, लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकतंत्र के अंदर
सबसे बड़ी ताकत होती है स्वयं शिस्त, नागरिकों की तरफ से स्वयं शिस्त, राजनीतिक दलों की तरफ से स्वयं शिस्त, चुने हुए जनप्रतिनिधियों की तरफ से स्वयं शिस्त और स्वयं राज परिवार की तरफ से भी स्वयं शिस्त। ये अपने आप में एक उत्तम उदाहरण के रूप में आज दुनिया के सामने प्रस्तुत है। और इसी के कारण 7 साल के भीतर भीतर यहां का लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं, यहां की संसद की गरिमा, यहां के जनप्रतिनिधियों के प्रति सामान्य मानव की आस्था उत्तरोत्तर बढ़ रही है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं। 7 साल की कम अवधि में सत्ता परिवर्तन होना, ये अपने आप में यहां के नागरिकों की जागरूकता का उत्तम परिचय है। जहां है वहां से अच्छा करने के लिए, ज्यादा अच्छा करने के लिए, जवाबदेही तय करने के लिए यहां के मतदाताओं ने जो जागरूकता दिखाई है, वे स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के लिए मैं शुभ संकेत मानता हूं। भारत में भी अभी चुनाव हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत के लोकतंत्रों का जो फलक है, विश्व के सभी देशों के लिए एक बड़ा अजूबा है। पूरा यूरोप और अमेरिका मिलकर के जितने लोग मतदाता है उससे ज्यादा एक हिंदुस्तान में मतदाता है। इतना बड़ा विशाल लोकतंत्र का एक उत्सव होता है। और आजादी के बाद पहली बार, 60 साल के इतिहास में पहली बार भारत के मतदाताओं ने परंपरागत रूप से जो शासन में थे ऐसे दल को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ सेवा करने का अवसर दिया है। ये लोकतंत्र की ताकत है। और इस पूरे भूखंड में लोकतांत्रिक शक्तियां जितनी सामर्थ्यवान होगी, लोकतांत्रिक मूल्यों की जितनी प्रस्थापना अधिक कारगर ढंग से होगी, उपखंड की शांति के लिए, उपखंड के विकास के लिए और उपखंड के गरीब से गरीब नागरिकों की भलाई के लिए एक सशक्त माध्यम सिद्ध होगा। भारत के नागरिकों ने विकास के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए जनादेश दिया है। और जैसे अभी आदरणीय स्पीकर महोदय बता रहे थे कि भारत जितना सशक्त होगा उतना ही भूटान को लाभ होगा। मैं उनकी इस बात से 100% सहमत हूं। न सिर्फ भूटान, लेकिन भारत के सशक्त होने से, भारत के समृद्ध होने से इस पूरे भूखंड में, विशेष करके 7 देशों की भलाई के लिए भारत का सुखी संपन्न होना आवश्यक है। तभी जाकर के भारत अपने अड़ोस पड़ोस के छोटे छोटे देशों की कठिनाइयों को दूर करने में काम आ सकता है। उनकी मुसीबतों में से पड़ोसी देश कहां जाएगा? पड़ोसी देश की पहली नजर अपने पड़ोसियों की तरफ जाएगी। अब पड़ोसी का भी पड़ोसी धर्म निभाना एक कर्तव्य बन जाता है। लेकिन
अगर भारत ही दुर्बल होगा, भारत ही शक्तिशाली नहीं होगा, भारत ही अपनी आंतरिक समस्याओं को जूझता रहता होगा, तो अड़ोस पड़ोसियों के सुख की चिंता कैसे कर पाएगा? और इसलिए भारत के आसपास के सभी साथियों का, मित्रों का, पड़ोसियों का कल्याण हो, उसके लिए भी भारत हमेशा जागरूक रहा है, भारत हमेशा प्रयत्नशील रहा है। जब हमारी नई सरकार बनी और बहुत ही कम अवधि में हमने जब 7 देशों के नेताओं को वहां बुलाया और सबके सब प्रमुख लोग वहां उपस्थित रह करके हमारे इस अवसर की शोभा बढ़ाई। भूटान के आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां आए। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का, भूटान का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत और भूटान के संबंध क्या वो शासकीय संबंध है क्या? अगर हम ये सोचे कि शासन व्यवस्थाओं के संबंध है तो शायद हमारी गलतफहमी हो। भूटान में भी शासकीय परिवर्तन आया, लोकतांत्रिक व्यवस्था विकसित हुई, लेकिन संबंधों को कोई आंच नहीं आई। भारत में भी कई बार शासन व्यवस्थाएं बदली है, लेकिन भारत और भूटान के संबंधों को कोई आंच नहीं आई। और उसका कारण भारत और भूटान के संबंध सिर्फ शासकीय व्यवस्थाओं के कारण नहीं है। भारत और भूटान के संबंध सांस्कृतिक विरासत के कारण है, सांस्कृतिक परंपराओं में हमारे बंधनों के कारण है, हमारी सांस्कृतिक एकात्मता के कारण है। हम एक इसलिए नहीं है, हमने सीमाएं खोली हैं। हम एकता की अनुभूति इसलिए करते हैं कि हमने अपने दिल के दरवाजे खोल करके रखे हैं। भूटान हो या भारत, हमने अपने दिल के दरवाजे खोल करके रखे हैं, तभी तो हम एकता की अनुभूति करते हैं और इस एकता में ताकत की अनुभूति करते हैं। और ये शासन व्यवस्थाओं के बदलने से दिल के दरवाजे बंद नहीं होते हैं, सीमा की मर्यादाएं पैदा नहीं होती हैं। भूटान और भारत का नाता उस अर्थ में एक ऐतिहासिक धरोहर है और भारत और भूटान की आने वाली पीढ़ियों ने भी इस ऐतिहासिक धरोहर को संभालना है, संजोए रखना है और उसको और अधिक ताकतवर बनाना है। भारत की नई सरकार, भारत के कोटि-कोटि जन इसके लिए प्रतिबद्ध है। मैं कल भूटान आया, भूटान की मेरी पहली यात्रा है। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद और इतनी चुनाव में अच्छी स्थिति बनने के बाद, इतना बढ़िया जनादेश मिलने के बाद किसी का भी मोह कर जाता है कि दुनिया के किसी बड़े ताकतवर देश में चले जाएं, दुनिया के किसी समृद्ध देश में चले जाएं, जरा और हवाई हो जाएगी। ये लालच होना बड़ा स्वाभाविक है, लेकिन मेरे अंतर्मन से आवाज उठी, मैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार पर नहीं जाऊंगा तो भूटान जाऊंगा। इसके लिए मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ा, कोई योजना नहीं बनी, ये मेरा सहज कदम था। सवाल तो मेरी आत्मा मुझे तब पूछती कि आप भूटान गए क्यों नहीं, क्योंकि अपना हमका इतना नाता है,
और यही नाता है जो मुझे आज आप सबके बीच आने का सौभाग्य दे रहा है। भूटान का विकास किसी भी छोटे देश के लिए और इतनी कठिनाइयों से जी रहे देश के लिए, विश्व के हर देश के लिए आने वाले 10 साल में हम देखेंगे कि विश्व के छोटे छोटे देश अपने विकास के लिए भूटान ने इस 2-3 दशक में कैसे प्रगति की, इस तरफ बारीकी से देखेंगे, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। जिस मक्कमता के साथ आपने विकास को आखिरी छोर के इंसान तक पहुंचाने का प्रयास किया है, ये अभिनंदन के काम है। और दुनिया विकास दर की चर्चा कर रही है, जीडीपी की चर्चा कर रही है, तो भूटान हैप्पीनेस की चर्चा कर रही है। ये अपने आप में शासक के दिल में आखिरी छोर पर बैठे हुए व्यक्ति की कल्याण की कामना न होगी तो एक हैप्पीनेस की कल्पना नहीं होती। और इसलिए रास्ते बन जाए, पानी के नल लग जाए, स्कूलें खुल जाए, अस्पताल बन जाए, ये सब तो होगा, लेकिन इसके लिए जो लाभार्थी है उसके जीवन में सुख आया है कि नहीं आया है, उसके जीवन में संतोष आया है कि नहीं आया है, उसके जीवन में आनंद की अनुभूति हो रही है या नहीं हो रही है, ये मानक तय करना। इसका मतलब विकास की इकाई देश नहीं है, विकास की इकाई राज्य नहीं है, विकास की इकाई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन विकास की इकाई हर इंडिविजुअल है। यह अपने आप में बहुत बड़ा साहसिक है कि हर एक इंडिविजुअल उस विकास की किस ऊंचाइयों को पार कर रहा है, पा रहा है, वो चैन की नींद सो पा रहा है, नहीं हो सो पा रहा है, अपने संतानों को जिस दिशा में ले जाना चाह रहा था ले जा पा रहा है, नहीं ले जा पा रहा है। इतनी बारीकी से सोचना और उसके लिए कार्य योजना करना, ये अपने आप में एक प्रेरक है। भूटान प्रकृति की गोद में बसा है, विपुल प्राकृतिक भंडार देते हैं, साथ साथ भूटान ऊर्जा का स्रोत भी है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और भूटान ने मिलकर के ऊर्जा के क्षेत्र में एक मजबूत पहल की है। उस पहल को हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं और भूटान में हाइड्रो पावर के माध्यम से बिजली उत्पादन करके न हम सिर्फ भूटान की आर्थिक स्थिति में सही कदम उठा रहे हैं, इतना ही नहीं है, और न ही हम भारत के भूभाग का अंधेरा छाटने के लिए काम कर रहे हैं, इतना सीमित नहीं है। भारत और भूटान का एक संयुक्त प्रयास ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे मानवता के लिए, ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे पूरे विश्व के लिए कुछ न कुछ हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन का एक सात्विक प्रयास है, एक सस्टेनेबल
विकास की दिशा में एक बड़ी ताकत रखता है। मैं आशा करूंगा कि दुनिया भारत और भूटान के संयुक्त प्रयास को ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ हमारी इस लड़ाई को, मानव जाति के कल्याण के लिए हमारे प्रयास को, भावी पीढ़ी के कल्याण के प्रयास के लिए उसे देखा जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मुझे इस बात की खुशी हुई कि 2014 में भूटान अपने बजट की काफी राशि शिक्षा के लिए खर्च करने जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भूटान आज की पीढ़ी के सुख की नहीं, आने वाली पीढ़ियों के हैप्पीनेस के लिए भी आज बीज बो रहा है। दुनिया में कहावत प्रचलित है कि जो लोग एक साल का लिए सोचते हैं वे अन्न की खेती करते हैं, जो लोग 10 साल के लिए सोचते हैं वो फूलों फलों की खेती करते हैं, लेकिन जो पीढ़ियों की सोचते हैं वे मनुष्य होते हैं। शिक्षा ये अपने आप में मनुष्य होने का उत्तम से उत्तम प्रयास है, जिससे उत्तम नई पीढ़ियों का निर्माण हो रहा है। मैं इस सार्थक प्रयास के लिए भूटान के राज परिवारों को, भूटान के जनप्रतिनिधियों को और संसद में बैठे हुए सभी माननीय संसद सदस्यों को हृदय से अभिनंदन करता हूं। उन्होंने शिक्षा को प्राथमिकता दी है। अब जब आप 2 कदम चले तो हमारा भी मन करता है कि एक कदम हम भी आपके साथ चले, और इसलिए शिक्षा को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए, शिक्षा के माध्यम से विश्व की खिड़की खोलने के लिए भूटान के पालकों को भी अवसर मिलना चाहिए। और इसलिए भारत ने भूटान में ई-लाइब्रेरी का नेटवर्क बनाने के लिए तय किया है, और ई-लाइब्रेरी के कारण भूटान के बालक ज्ञान के भंडार के साथ जुड़ जाएंगे। दुनिया का जो भी ज्ञान को पाना होगा वो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से पा सकेंगे। विश्व के लेटेस्ट से लेटेस्ट मैगजीन से उनको अपना सरोकार करना होगा तो कर पाएंगे। तो शिक्षा में आपका ये निवेश और भारत का उसमें टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट यहां की नई पीढ़ी को आधुनिक भी बनाएगा और विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने की ताकत भी देगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जब यहां शिक्षा का प्रारंभिक काल था तब से भारत की बहुत बड़ा मात्रा में शिक्षक भूटान आया करते थे। दुर्गम इलाकों में जाकर के यहां के लोगों को शिक्षित करने का काम करते थे। और जब कोई राष्ट्र अपने यहां से दूसरे देश में शिक्षक भेजता है तो वो सत्ता के विस्तरण का मकसद कभी नहीं होता है। जब शिक्षक भेजता है तब उसके मन में उस राष्ट्र को जड़ों से मजबूत करने का एक नेक इरादा होता है। और दशकों से भारत से भूटान में बहुत बड़ी मात्रा में शिक्षक आए हैं
कठिन जीवन जीकर के भी उन्होंने पुरानी पीढ़ियों को शिक्षित करने का प्रयास किया। वे भूटान की जड़ों को मजबूत करने का एक नेक इरादे का अभिव्यक्ति है। उस बात को आगे बढ़ाते हुए शासन ने भी बहुत बड़ी मात्रा में स्कॉलरशिप देकर के भूटान के होनहार नौजवानों को भारत की अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटियों में शिक्षा का प्रबंध किया है। आज जब मैं आया हूं तो मैंने कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहा था कि स्कॉलरशिप दे रहे हैं उसे हम डबल करेंगे ताकि अधिक नौजवानों को आधुनिक शिक्षा पाने के लिए सौभाग्य और अवसर प्राप्त हो। उसी प्रकार से हमने कुछ और तरीके भी आगे की दिशा में सोचा। मेरा जब से भूटान आने का मन कर गया, मैं लगातार भूटान के साथ अपने संबंधों को और अधिक व्यापक फलक पर कैसे विस्तृत करें, विकसित करें, इस पर सोचता है। मेरे मन में विचार आया कि जितने हिमालयन स्टेट्स हैं हिंदुस्तान के और भूटान, भविष्य में नेपाल भी हो जाए तो नेपाल भी, क्या हम हर वर्ष एक स्पेशल खेल समारोह नहीं कर सकते हैं? हमारा सीपीएम है, अरुणाचल है, मिजोरम है, नागालैंड है, आसाम है, आपके पड़ोस में, और एक प्रकार से रुचि, वृत्ति, प्रवृत्ति, प्रकृति सब बराबर बराबर है। तो ये नई पीढ़ी खेलकूद के माध्यम से उनको जोड़ने का प्रयास होगा। भारत सरकार भी इस पर सोचेगी, छोटे छोटे राज्य भी सोचेंगे और भूटान भी सोचेगा। हर वर्ष अलग अलग प्रदेशों में खेल के माध्यम से मिलेगा, भूटान में भी मिलेगा, क्योंकि खेल के माध्यम से, स्पोर्ट्स के माध्यम से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आता है। और हमारे पड़ोसी राज्यों और पड़ोसी देशों के साथ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जितना ज्यादा बढ़ता है उतना समाज जीवन के अंदर हैप्पीनेस के लिए एक अच्छा माहौल भी बनता है, स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए वो काम आता है। उसी प्रकार से ये आवश्यक है कि भारत के बालक भी जाने कि भूटान क्या है, कैसा है, इतिहास क्या है, संस्कृति क्या है, परंपरा क्या है, मूल्य क्या है। और भूटान जो कि भारत के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है, भूटान की भी नाई को नहीं जाने आगे का हिंदुस्तान का हमारा पुराना नाता क्या है, सदियों से हिंदुस्तान से कैसे जुड़े हैं, हिंदुस्तान की वो कौन सी ताकत है, कौन सी परंपरा है जिसको जानना समझना चाहिए। क्या हम आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रतिवर्ष भूटान और भारत के बालकों के बीच क्विज कॉम्पिटिशन करें, बड़े समारोह आयोजित करें, हमारे नौजवान तैयारी करें, एक दूसरे देशों की बारीक जानकारियों के क्विज कॉम्पिटिशन हो, उस स्पर्धा में उत्तीर्ण हो नौजवान। मैं देख रहा हूं कि भूटान में काफी लोग हिंदी समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हिंदुस्तान पढ़ने के लिए जाते हैं। अब हिंदुस्तान में पढ़ने के लिए जाते हैं, अगर उनको थोड़ा वहां की भाषा का ज्ञान प्रारंभिक रूप में परिचित हो जाए तो उनको पढ़ने में बहुत सुविधा होती है। इसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर हम सोच सकते हैं। भारत का सैटेलाइट टेक्नोलॉजी क्या लद्दाख के हमारे भूटान के विकास के लिए काम आ सकती है क्या? स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत
भूटान की कोई और मदद कर सकता है क्या? हमारे जो वैज्ञानिक हैं उसको सोचें और भूटान के साथ बैठ कर भविष्य में स्पेस साइंस के माध्यम से हम दोनों देशों को किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, इस प्रकार से हमारे संबंधों को विकसित कर सकते हैं, उस पर प्रयास करें। कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं कि हिमालय हमें अलग करता है। सोचने का ये एक तरीका है, मेरा सोचने का तरीका दूसरा है। और मैं सोचता हूं कि हिमालय हमें अलग नहीं करता है, हिमालय हमें जोड़ता है। हिमालय हमारी साझी विरासत है। हिमालय के उस पार रहने वाले भी हिमालय को उतना ही प्यार करते हैं जितने हिमालय के इस छोर पर रहने वाले लोग। दोनों तरफ बसे हुए लोग हिमालय के प्रति उतना ही आदर और गौरव का अनुभव करते हैं। दोनों तरफ के क्षेत्रों के लिए हिमालय एक शक्ति का स्रोत बना हुआ है। हिमालय से दोनों को बहुत लाभ मिला है। समय की मांग है कि एक वैज्ञानिक तरीके से हिमालय रेंज का स्टडी हो, क्लाइमेट के संदर्भ में हो, प्राकृतिक संपदा के संबंध में हो, उस विरासत का आने वाली पीढ़ी के लिए कैसे उपयोग किया जा सके। भारत ने आने वाले दिनों में सोचा है एक नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। दूसरा, भारत गंभीरतापूर्वक से इस बात पर सोच रहा है कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। लेकिन अकेला भारत नहीं कर सकता, अड़ोस पड़ोस के सभी देशों ने मिलकर इसको करना होगा और हम इसके लिए संयुक्त रूप से कैसे आगे बढ़े उस दिशा में हम सोचना चाहते हैं। हमारी सरकार ने एक और भी इनिशिएटिव लेने के लिए सोचा है। हम चाहते हैं कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमालयन स्टडीज इसका इनिशिएटिव लिया जाए और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर हिमालयन स्टडीज के माध्यम से यहां के जनजीवन, यहां के प्राकृतिक संप्रदाय, यहां पर आने वाले परिवर्तन, इसमें से मानव जाति के कल्याण के लिए क्या किया जा सकता है, एक फोकस सब्जेक्ट बना करके इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस पर हम सोच रहे हैं। और मैं मानता हूं इसका लाभ आपको भी बहुत बड़ी मात्रा में होगा। टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है, भूटान टूरिज्म डेस्टिनेशन बन रहा है। मैं हमेशा मानता हूं दुनिया के पुराने इतिहास काल से देखे, पुरातन काल से देखे, इक्के दुक्के भी टूरिस्ट साहस के लिए निकलते थे। कभी चीन से ह्यूमन सिंह निकला होगा, कभी वास्को डी गामा निकला होगा। कई लोग हर एक के देश के इतिहास में बिल्कुल ऐसे महापुरुष मिलेंगे जो सदियों पहले कठिनाई के बीच विश्व भ्रमण के लिए नई चीजें खोजने के लिए निकले थे। और वहां से लेकर अब तक हम देखें तो टूरिज्म ने बीती हुई कल को और वर्तमान को जोड़ने का प्रयास किया है, सफल प्रयास किया है। टूरिज्म ने एक भूभाग को दूसरे भूभाग से जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। टूरिज्म ने एक जनमन को दूसरे जनमन के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। एक अर्थ में टूरिज्म
विश्व को जोड़ने की ताकत रखता है। और मैं तो मानता हूं कि टेररिज्म डिवाइड्स, टूरिज्म यूनाइट्स। और इसलिए टूरिज्म जिसकी जोड़ने की ताकत है और भूटान जिसमें टूरिस्टों को आकर्षित करने की प्राकृतिक संपदा है, भारत और भूटान मिलकर के संयुक्त रूप से विश्व के टूरिस्टों को आकर्षित करने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर के योजना बना सकते हैं। कभी न कभी हमने इस देश में सोचना है। हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट के इलाके और भूटान, इनका एक कॉमन सर्किट बना करके एक पैकेज टूर प्रोग्राम बना करके इस हिमालयन रेंजेस के प्रति विश्व के लोगों को कैसे आकर्षित किया जा सके। और टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कम से कम पूंजी निवेश होता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी टूरिज्म उसको कमाएंगे। हम उस टूरिज्म के विकास के लिए सही। Let's cut across straight to Prime Minister Modi, who was addressing a joint session of the Bhutanese Parliament. ये तीसरे राज्य भारत के साथ संबंधों की बात आई तो एक बड़ा अच्छा संदेश दिया। उन्होंने कहा था कि भारत और भूटान का संबंध जैसे दूध और पानी मिल जाए, फिर दूध और पानी को जैसे अलग नहीं किया जा सकता, वैसा ही रहेगा। और वो परंपरा आज भी चल रही है। लेकिन यहां के तीसरे राजा की ये बात जब मैंने पढ़ी तो मैं जिस प्रदेश से आता हूं वहां से एक घटना का स्मरण आया। 400 साल पहले उस क्षेत्र में हिंदू राजा थे, जिदिराम राणा करके, उनका राज चल रहा था। और ईरान से पारसी लोग आए। ये दुनिया की सबसे छोटी माइनॉरिटी है, माइक्रो माइनॉरिटी है। ईरान से उनको निकाला गया, वो आए समुद्र के मार्ग, गुजरात के किनारे पर आए। अब वो जिदी राणा के क्षेत्र में, गुजरात के इलाके में आश्रय चाहते थे। तो जिदी राणा ने उसको लबालब दूध का भरा हुआ कटोरा भेजा और इनडायरेक्टली संदेश भेजा कि पहले से ही मेरे यहां इतने लोग हैं, अब उसमें नई जगह नहीं है, दूध का कटोरा भरा पड़ा हुआ बताया। तो जो पारसी लोग ईरान से आए थे, उन्होंने क्या किया, उसमें चीनी मिला दी, शक्कर मिला दी और दूध को मीठा कर दिया और लबालब दूध से भरा हुआ वो काम वैसे के वैसा वापस दिया। तो जिदी राणा ने जब देखा कि वो दूध मीठा हो गया तो उन्होंने तुरंत नौका भेजा समुद्र के अंदर कि आपका स्वागत कर रही है। और जो घटना 400 साल पहले ईरान से आए हुए पारसी लोगों की शब्दों में उस व्यवहार में थी, वही बात तीसरे राजा के उन शब्दों में दूध और पानी की मिलत की थी। दोनों में इतना सामने है। और वो माइक्रो माइनॉरिटी आज विश्व का समृद्धि के साथ हिंदुस्तान के अंदर पारसी कौम जीवन के हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्राप्त की, सब क्षेत्र में प्राप्त की। वैसे ही भूटान और भारत का नाता हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला बना रहेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मेरी तरफ से भूटान वासियों का मैं अभिनंदन करता हूं। कल एयरपोर्ट से यहां तक 50 किलोमीटर तक जो स्वागत और सम्मान किया है भूटान के लोगों ने, जो उमंग और उत्साह देखते ही लगता था। मैं इस स्वागत और सम्मान के लिए भूटान का नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और आप सबके बीच आने का मुझे अवसर मिला, आपसे बात करने का मुझे अवसर मिला, इसलिए आपका भी मैं आभारी हूं।
राज परिवार ने जिस प्रकार से स्वागत और सम्मान किया, राज परिवार का भी मैं बहुत आभारी हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। काशी पहले